ऐसा स्वार्थी और निर्दयी परिवार पहले कभी नहीं मिला था। फोन पर बातचीत जारी थी, मगर वैभव का मन कहीं और चला गया। उसे याद आया त्योहार के बाद वो घर जिसे शनाया ने लेने से साफ मना कर दिया था। उसने जैस्मीन से भी बीच बचाव की बात की थी, लेकिन जैस्मीन ने साफ कह दिया था, ये तुम्हारी लड़ाई है, खुद ही सुलझाओ। उसने तो यहां तक सोच लिया था कि अपनी सारी निजी संपत्ति शनाया के नाम कर देगा, लेकिन उसने वह प्रस्ताव भी ठुकरा दिया। हाँ, जब वैभव ने गुस्से में कह दिया था कि वह सारे जरूरी कागजात फेंक देगा, तब कहीं जाकर शनाया ने सिर्फ उन्हें अपने पास रखने के लिए हामी भरी थी। लेकिन काला कार्ड वह आज भी उसी की हथेली में लौटा दिया गया था, उसकी तरह पूरी की पूरी, बिना किसी समझौते के। तो अब तुम लोगों को जल्द से जल्द समाज के सामने शादी कर लेनी चाहिए। उधर दूसरी तरफ दुकान में लक्ष्मी और सोनू दोनों खेल रहे थे। तभी अचानक उनकी दुकान से थोड़ी दूर एक कार आकर रुकी। उसमें 2 शख्स मौजूद थे। तभी उनमें एक दूसरे को कहता है, तुम उस दुकान को बर्बाद कर दो, तुम्हें 10 लाख मिल जाएगा। जिस पर दूसरा आदमी साफ कहता है, काम हो जाएगा। आखिर कौन है ये शख्स, जानने के लिए बने। वैभव राणा के लिए सबसे कठिन बात यही थी कि वह शनाया शाह को कुछ देना चाहता था, लेकिन शनाया को किसी चीज की चाह ही नहीं थी, न गहनों की, न आलीशान घरों की, न ही राणा परिवार की शोहरत की। वह जिद्दी थी, बेहद जिद्दी, और शायद इसी वजह से वैभव उसे और भी ज्यादा चाहता था। शिष्टाचार की जो क्लासेस हमने सोची थी तुम और शनाया के लिए, तान्या ने फोन पर बात आगे बढ़ाई। माँ, वैभव ने सहज स्वर में कहा। उसने इस बारे में अपनी मौसी से बात कर ली है। आज से वह उनके साथ सोशल प्रोग्राम्स में जाना शुरू करेगी। मित्तल मैडम के मार्गदर्शन में उसे किसी औपचारिक क्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां सीखने की रफ्तार कहीं तेज और व्यावहारिक होगी। तान्या कुछ पल चुप रही, फिर बोली, ठीक है, मैं इस मामले से पीछे हट जाती हूँ। अगर वह चाहे तो मैं भी उसे कभी कभार अपने साथ प्रोग्राम्स में ले जा सकती हूँ। फोन के उस पार वैभव समझ गया, तान्या अपने भीतर की सच्चाई से भाग नहीं रही थी। एक सास होने के नाते उन्होंने अभी तक शनाया के साथ ज्यादा समय नहीं बिताया था, और कहीं ना कहीं उन्हें लगता था कि वैभव का स्तर शनाया से बहुत ऊपर है। अगर वही शनाया को समाज के ऊंचे वर्ग में परिचित कराती तो उनकी क्रिटिकल नेचर देर सवेर सामने आ ही जाती, और तब यह शांति वाला रिश्ता भी दरक सकता था। इसीलिए तान्या ने शनाया का मित्तल मैडम को चुनना समझदारी भरा निर्णय माना। माधुरी मित्तल, जो कभी खुद एक सशक्त और तेज तर्रार बिजनेसवुमन रह चुकी थी, उनके संरक्षण में शनाया न सिर्फ राणा परिवार के सामाजिक दायरे में टिकेगी, बल्कि सहजता से अपनी जगह भी बना लेगी। मैं सबके जन्मदिनों की सूची तैयार कर लूंगी, तान्या ने आगे कहा, ताकि घर में छोटे मोटे आयोजन होते रहें। कम से कम शनाया घर पर ही प्रैक्टिस कर लेगी। वैभव मुस्कुराया, ये बातें आप दादी और बाकी चाची से कर लीजिए, घर परिवार के मामलों में आप सब मुझसे बेहतर हैं। तान्या को लगता था कि शनाया उसके बेटे के लिए सही जोड़ी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उसने कभी शनाया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। यहां तक कि अपनी नापसंदगी भी उसने दिल में ही रखी। दूसरी माओं की तुलना में जो बच्चों के रिश्तों में जबरदस्ती दखल देती है, वैभव को अपनी मां कहीं ज्यादा समझदार लगी। फोन रखने के बाद तान्या अपने कामों में जुट गई, और वैभव, उसने भी मन को स्थिर किया और खुद को काम में झोंक दिया। उसे और मेहनत करनी थी और ज्यादा कमाना था, क्योंकि वह अपनी पत्नी को दिल्ली की सबसे अमीर और सबसे सुरक्षित औरत बनाना चाहता था। शहर के एक कोने में एक काली सरान सड़क से थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। कार के भीतर बैठे लोग ऑल यू कैन ईट ढाबे पर नजरें गड़ाए हुए थे। वो देख रही हो, जानवी ने अपने भाई विशाल से कहा, हाथ से इशारा करते हुए। वो मोटी सी औरत वही है शुभम की एक्स वाइफ लक्ष्मी। लक्ष्मी निश्चिंत होकर नाश्ता कर रही थी। तलाक के बाद इसने शुभम का अच्छा खासा पैसा ले लिया। जानवी के स्वर में जहर घुला था। इसी वजह से शुभम के पास न तो जितेंद्र और तुम्हारे घर के रेनोवेशन के लिए 7 लाख रुपए बचे, न ही नई गाड़ियां लेने की हैसियत। विशाल ने कुछ देर ढाबे की ओर देखा, फिर बहन की तरफ मुड़ा। तो तुम चाहती क्या हो जानवी? उसकी आंखों में जलन भड़क उठी। मेरी सास और ननद दोनों को उस रिश्ते तोड़ने का अफसोस है। शुभम अभी भी मेरे साथ है, लेकिन हर दूसरे दिन बेटे से मिलने का बहाना लेकर वहां चला जाता है। उसने दांत भींच ली। मैं खुश नहीं हूं इससे, लेकिन मैं न गर्भवती हूं न मेरी कोई औलाद है, तो मैं उसे बेटे से मिलने से रोक भी नहीं सकती। कुछ पल रुककर उसने आदेश दिया, ढाबा खुलते ही कुछ कुंडे भेज दो। कोई ज्यादा हिंसा नहीं चाहिए, बस इतना कि वहां हंगामा हो, उसकी इज्जत और कारोबार दोनों मिट्टी में मिल जाए। फिर चेतावनी देते हुए बोली, ध्यान रखना, उसकी मौसी की शादी मित्तल परिवार में है और उसकी बहन देश के सबसे अमीर घराने की बहू है। कुछ ऐसा करना कि वह खुद ही दुकान बंद करने पर मजबूर हो जाए। मैं बस उसे वहीं लौटा रही हूँ। जानवी की आवाज कांप रही थी। जो उसने मेरे साथ किया, उसकी वजह से शुभम और मैं दोनों की नौकरियां चली गईं। वह चाहती तो और आगे जा सकती थी, लेकिन वैभव, राणा और मित्तल परिवार का नाम सोचते ही उसके हौसले जवाब दे जाते थे। वो ऐश करे और मैं तड़पूं। जानवी ने गुस्से से कहा, हम दोनों में से जीत सिर्फ मेरी होनी चाहिए। उसके ससुराल वालों का झुकाव लक्ष्मी की ओर उसे अंदर ही अंदर खाया जा रहा था। उसकी नजर में विजेता बनने की हकदार वही थी, लेकिन सच यह था, जिंदगी लक्ष्मी के लिए कहीं ज्यादा उदार थी। और जानवी वह हकीकत को स्वीकार करने के लिए अभी भी तैयार नहीं थी। पर जानवी की बातों ने विशाल के मन में डर और गहरा कर दिया। वह बेचैनी से सीट पर खिसक गया और धीमी लेकिन सख्त आवाज में बोला, जानवी, वो औरत साधारण नहीं है। उसके रिश्ते बहुत ऊपर तक जुड़े हैं। अगर हमने 2-4 गुंडों को भेज भी दिया तो बात दबेगी नहीं। उसके रिश्तेदार अमीर भी हैं और ताकतवर भी। ऐसे लोगों से उलझना समझदारी नहीं है। उसने एक पल रुककर जानवी की ओर देखा। तुमने खुद कहा था ना कि उसका जीजा शहर के सबसे अमीर राणा परिवार का वारिस है, तो फिर तो और भी दूर रहना चाहिए। राणा लोग कैसे होते हैं ये तो हमारे गांव तक में मशहूर है। छोड़ो ये सब, 1 करोड़ के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाना बेवकूफी है। जानवी का चेहरा तमतमा उठा। मैं तुम्हारी बहन हूं विशाल, और तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं चुपचाप सहती रहूं जब कोई मेरी जिंदगी नरक बना रहा है। विशाल झुंझला गया। कैसे नरक बना रही है वो तुम्हारी जिंदगी? सच तो यह है कि तुमने हम सबसे झूठ बोला। शुभम की पहले से पत्नी थी, बेटा था, और उसके बावजूद तुम उसके साथ थी। तुम उसकी प्रेमिका बनी, उसका घर तोड़ा, और ये बात हमसे छुपाई। हम समझते रहे कि तुम्हें कोई अच्छा आदमी मिला है। उसकी आवाज में कड़वाहट उतर आई। तुम्हें मैं अच्छी तरह जानता हूं जानवी। मुझे जरा भी हैरानी नहीं होगी अगर असल में लक्ष्मी को परेशान करने वाली तुम खुद हो, घर तोड़ने वाली तुम थी। शर्मिंदा होने के बजाय बदला लेने की सोच रही हो। विशाल ने गहरी सांस ली। एक अकेली मां के लिए अपना कारोबार संभालना ही कितना मुश्किल होता है, और तुम उसका आखिरी सहारा भी छीन लेना चाहती हो। अगर उसने सच में तुम्हें तंग किया होता तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा होता।
लेकिन क्या उसने किया? वह सीधा हो गया। तलाक में उसे जो मोटी रकम मिली वो उसके और शुभम के बीच का मामला है। गुप्ता परिवार इसमें दोषी नहीं है। सच ये है कि तुम सिर्फ शुभम का पक्ष देख रही हो ताकि उसे मुझ पर और जितेंद्र पर पैसा खर्च न करना पड़े, घर की मरम्मत न करनी पड़े, नई गाड़ियां न लेनी पड़े। अब विशाल के शब्दों में पीड़ा थी। हमने तुम्हारा साथ दिया और बदले में हमें क्या मिला? शुभम ने माँ पापा की रिटायरमेंट के लिए मुश्किल से 1 लाख दिए हैं। मुझे और जैक को कुछ भी नहीं मिला। अगर तुमने हमें एक गाड़ी दिला दी होती या थोड़ा खुलकर मदद की होती तो शायद मैं तुम्हारी हर बात मान लेता। और वाक्य अधूरा रह गया। दिन के अंत में विशाल को यही महसूस हुआ कि उसकी बहन उसे बस बचे कुचे टुकड़े ही देती है और उन टुकड़ों के लिए वह राणा परिवार और मित्तल परिवार जैसे नामों से दुश्मनी मोल लेने को तैयार नहीं था। शुरुआत में यादव परिवार को पता ही नहीं था कि शुभम की पहले से पत्नी और बेटा है। यह सच तब सामने आया जब तलाक के बाद शुभम ने जानवी से शादी की बात छेड़ी। यादव परिवार खुश नहीं था। शुभम तलाकशुदा था जबकि जानवी जवान थी और कभी शादीशुदा नहीं रही थी। भले ही शुभम सिर्फ 31 साल का था लेकिन सौदे में फायदा उसी का दिख रहा था। घर, गाड़ी, करोड़ों की संपत्ति और सालाना लाखों की कमाई। जानवी ने भारी आवाज में कहा, यह बात नहीं है कि तुम कर नहीं सकते। तुम्हें शहर में घर खरीदने लायक कमाने की काबिलियत है, लेकिन मेरा पति और मैं, हम दोनों इस वक्त बेरोजगार हैं। शादी, रिसेप्शन, घर की मरम्मत, सब कुछ पैसों पर टिका है। इस समय पैसा ही हमारी सबसे बड़ी परेशानी है। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन उन आंसुओं में पश्चाताप कम और स्वार्थ ज्यादा झलक रहा था। देखो, अगर तुमने अच्छे से सबके बारे में सोचा होता तो शायद मैं कुछ कर भी सकती थी, लेकिन अब नहीं। इतना कहकर विशाल कार का दरवाजा जोर से खोलकर बाहर निकल गया और तेज कदमों से दूर जाने लगा। जानवी भी आग बबूला थी। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, उसके 50,000। उसने दरवाजा झटके से खोला और विशाल की पीठ की ओर चिल्लाई, मेरे 50,000 वापस करो विशाल। अगर वह उसकी बात नहीं मान रहा था तो पैसे रखने का भी कोई हक नहीं था। विशाल भाग खड़ा हुआ। उसे पूरा यकीन था कि 50,000 के लिए जानवी कोई तमाशा नहीं करेगी, लेकिन जानवी भी कोई कम जिद्दी नहीं थी। फिर भी वह नहीं चाहती थी कि इतनी छोटी रकम उनके रिश्ते को पूरी तरह तोड़ दे। कार में अकेली बैठी उसने सिर पीछे टिका लिया। यह सब इतना बिगड़ कैसे गया? उसने खुद से पूछा। हर बार जब वह सोचती उसे लगता कि उसके अपने ही परिवार ने उसे सबसे ज्यादा निराश किया है। उसकी नजर में थोड़ी सी ज्यादा आर्थिक मदद मांगना कोई गुनाह नहीं था। उसे लगता था अगर वह शादी में कुछ पाए बिना इस परिवार में आई तो शुभम कभी उसे सच में अहमियत नहीं देगा, और यही डर उसे भीतर ही भीतर खोखला कर रहा था। लक्ष्मी ने गुप्ता परिवार में शादी करते समय कभी कोई मांग नहीं रखी थी, न दिखावा न शर्तें। उसका मानना था कि शादी 2 लोगों का रिश्ता होती है, लेन देन का सौदा नहीं। लेकिन जानवी के साथ ऐसा नहीं था। शादी के नाम पर जो उपहार दिए जाते हैं, चाहे वे सामान हो या नकद, वे हमेशा समाज की परंपराओं और बाजार की सामान्य सीमाओं में होने चाहिए। वहीं उसका परिवार जब जाना कि शुभम रईस है तो वो अलग अलग तरह से पैसे लेने की कोशिश कर रहे थे, जबकि लक्ष्मी ने कभी भी अपने लिए या फिर अपनी बहन के लिए सुभान से कुछ नहीं मांगा। और यही बात जानवी को भीतर तक चुभ गई थी। अब जब शुभम ने घर की पूरी आर्थिक जिम्मेदारी जानवी को सौंप दी थी तो हर बिल चुकाते समय उसे अपने फैसलों का बोझ साफ महसूस होता था। बिजली, किराया, राशन, हर खर्च जैसे उसकी सांसों पर दबाव डाल रहा था। घर की मुखिया अब वहीं थी, खासतौर पर तब जब वह और शुभम दोनों ही इस समय बेरोजगार थे। उनकी जमा पूंजी धीरे धीरे घट रही थी। हर खर्च से पहले सोच विचार जरूरी हो गया था। जिंदगी अब हिसाब मांगने लगी थी। फिर भी एक बात का सुकून उसे था, अपनी पिछली नौकरी की तनख्वाह में से वह सिर्फ 1/3 ही मायके भेजती थी। एक हिस्सा उसने अपने खर्चों में लगाया था और बाकी बैंक में जमा था। कम से कम उसके पास अपना कुछ तो था। आखिरकार आत्मसम्मान भी तो जरूरी होता है। खुद से प्यार किए बिना कोई किसी और को क्या देगा? जानवी ने कार से उतरकर दरवाजा बंद किया और लॉक कर दिया। वह शुभम की गाड़ी चला रही थी। शुभम ने हाल ही में एक और कार खरीदी थी। कीमत 20 लाख से भी ज्यादा थी और हंसते हुए उसने कहा था, अगर शादी के बाद भी नौकरी नहीं मिली तो उबर चला लूंगा, लेकिन तुम्हें कभी कमी महसूस नहीं होने दूंगा। जानवी जानती थी शुभम की भावनाएं सच्ची थीं। लक्ष्मी के साथ वह कभी इतना सहज, इतना उदार नहीं रहा था। गहरी सांस लेकर जानवी ने कार का लॉक खोला और अपना लुई विटॉन बैग उठाया। यह बैग शुभम ने उसे डेटिंग के दिनों में दिया था। मैंने लक्ष्मी के लिए कभी इतना महंगा कुछ नहीं खरीदा, उसने कहा था, लेकिन तुम सर्वश्रेष्ठ की हकदार हो। इसी उदारता, इसी आकर्षण के कारण जानवी ने शुभम के जीवन में दूसरी औरत बनना स्वीकार किया था। वह जवान था, आकर्षक था और पैसे खर्च करने से नहीं हिचकता था। बैग को मजबूती से थामे थोड़ी ऊपर उठाए वह किसी विजेता की तरह ऑल यू कैन ईट की ओर बढ़ी। तभी अचानक एक कार उसके सामने आकर रुकी और जानवी ठिठक गई। यह कार उसकी झेल न सकने वाली ननद चांदनी की थी। जानवी ने अंदर जाने का इरादा डाल दिया। वह जानना चाहती थी कि चांदनी और उसकी सास लक्ष्मी को क्यों ढूंढ रही हैं। उस वक्त लक्ष्मी और माया दादी रेस्टोरेंट के अगले हफ्ते होने वाले उद्घाटन समारोह की बात कर रही थीं। माया दादी ने सुझाव दिया था कि पार्टी दिल्ली होटल में रखी जाए, जो राणा परिवार की संपत्ति थी। इससे लक्ष्मी को बेहतरीन रेट मिल सकता था, शायद बिल्कुल मुफ्त भी। माया दादी, बिजनेस तो बिजनेस होता है, लक्ष्मी ने मुस्कुराकर कहा। मैं अपने रेस्टोरेंट की ओपनिंग पार्टी देना चाहती हूँ। मुफ्त तो नहीं ले सकती, हाँ छूट मिल जाए तो अच्छा रहेगा। जरूरत पड़ी तो मैं खुद ही खाना बना लूंगी। सुबह का नाश्ता रेस्टोरेंट उसे व्यस्त रखता था, लेकिन दोपहर तक वह बंद हो जाता था। खरीदारी और तैयारी के लिए समय उसके पास था। तुम खुद को थका दोगी, माया दादी ने प्यार से कहा। ऐसा करो, होटल में 2 टेबल बुक कर लो। मैं करण से बात करूंगी, वो तुम्हें सबसे अच्छा रेट देगा। थैंक यू माया दादी। इस बार लक्ष्मी ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वह समझती थी अगर एक पक्ष जरूरत से ज्यादा झुक जाए तो रिश्ते कभी बराबरी के नहीं रह जाते। उसी समय एक कोने में अकेले खेल रहा सोनू अपनी दादी और बुआ को अंदर आते देख खुशी से बोला, दादी। गुप्ता परिवार की महिला ने सोनू की ओर ऐसे देखा जैसे वह कोई खजाना हो। पहले उसने कभी इस बच्चे पर इतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब जब वे अलग थीं तो उसके ख्यालों में सिर्फ उसका इकलौता पोता ही घूमता रहता था। अनुराधा गुप्ता सोनू को लेने आई तो जैसे सारा स्नेह उसी पल उमड़ पड़ा। उन्होंने बच्चे के दोनों गालों पर एक के बाद एक कई चुंबन जड़ दी। सोनू ने पहले तो हंसकर सहा, फिर भौहें सिकोड़ ली। अरे सोनू, अनुराधा ने तुरंत कहा। आज जल्दी में थी इसलिए खिलौना नहीं ला पाई, इसीलिए ये लो, उसे रख लो। और फिर उन्होंने कुछ सोनू के हाथ में थमा दिया, जिसे देखते ही लक्ष्मी और माया दादी दोनों की भौहें सिकुड़ गईं। आखिर क्या दिया था अनुराधा ने, जानने के लिए बने। श्रीमती गुप्ता सोनू को लेने आई तो जैसे सारा स्नेह उसी पल उमड़ पड़ा।
उन्होंने बच्चे के दोनों गालों पर एक के बाद एक कई चुम्बन जड़ दिए। सोनू ने पहले तो हंसकर सहा, फिर भौहें सिकोड़ लीं। अरे सोनू, अनुराधा गुप्ता ने तुरंत कहा, आज जल्दी में थी इसलिए खिलौना नहीं ला पाई। ये पैसे रख लो, अपनी मम्मी से कहना तुम्हें शॉपिंग पर ले जाएं, जो मन करे खरीद लेना। कहते हुए उन्होंने नोटों की गड्डी निकाली और कई 100 के नोट सोनू की छोटी सी मुट्ठी में थमा दिए। अनुराधा आंटी, लक्ष्मी तुरंत आगे बढ़ी। उन्होंने सोनू को अपने पास कर लिया और शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोली, प्लीज उसे पैसे मत दीजिए, वो भी बहुत छोटा है, अगर उसे बार बार पैसे मिलने लगे तो उसे चीजें खरीदने की आदत पड़ जाएगी। अनुराधा गुप्ता ने बिना झिझक जवाब दिया, तो तुम ही रख लो, पैसे तो सोनू के लिए ही हैं। और उन्होंने वही पैसे लक्ष्मी की ओर बढ़ा दिए। लक्ष्मी ने सिर हिलाकर मना कर दिया, नहीं, सोनू के पास किसी चीज की कमी नहीं है, सच में सब ठीक है, आप ये पैसे अपने पास रखिए। लक्ष्मी जानती थी, अक्सर बातचीत के दौरान अनुराधा गुप्ता खुद ही बता देती थी कि शुभम अब अपने माता पिता को बहुत कम खर्च देता है। जब से घर की आर्थिक जिम्मेदारी जानवी के हाथ में आई थी, सास ससुर की जेब भी हल्की हो गई थी। जानवी का तर्क साफ था, उसके सास ससुर को सरकार से पेंशन मिलती है, भले ही रकम ज्यादा न हो, लेकिन महीने के करीब 5,000 तो आ ही जाते हैं। और क्योंकि वे शुभम के साथ रहते थे, उन्हें अपने पैसे खर्च करने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। जानवी को डर था कि कहीं वे पैसे चांदनी को न दे दें, इसलिए उसने उनका अलाउंस सीमित कर दिया था। मेरे पास पैसे हैं, श्रीमती गुप्ता ने जिद करते हुए कहा, और फिर ये मेरे पोते के लिए हैं, रख लो। लक्ष्मी ने फिर मना किया ही था कि माया दादी ने बीच में दखल दिया। लक्ष्मी, उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ये बस सोनू की दादी का प्यार है। फिर सोनू की ओर देखकर बोली, तुम रख लो। सोनू की दादी ने पहले कभी उसे कपड़े भी नहीं दिलाए, इन पैसों से उसके लिए नए कपड़े ले लेना। यह सुनते ही अनुराधा गुप्ता का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। वह माया दादी की बातों का मतलब समझती थी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप पैसे लक्ष्मी के हाथ में थमा दिए। यह सब देखकर चांदनी का दिल जल उठा। लक्ष्मी का डायनर नया, सलीकेदार, चमकता हुआ, रिनोवेशन के बाद और भी आकर्षक लग रहा था, और यह सोच कि लक्ष्मी अब अच्छी कमाई कर रही होगी, चांदनी की जलन को और बढ़ा रही थी। वह खुद भी अपना बॉस बनना चाहती थी, लेकिन जानवी ने उसके पति को कंस्ट्रक्शन मटेरियल का बिजनेस शुरू करने के लिए एक पैसा तक देने से इनकार कर दिया था। चांदनी खुद भी बैंक में पड़े पैसों को जोखिम में नहीं डालना चाहती थी। कुछ लाख रुपए निवेश करने से बेहतर उसे ब्याज कमाना लगता था, कहीं पति का बिजनेस टूट गया तो। वैसे लक्ष्मी, चांदनी ने बनावटी मुस्कान के साथ पूछा, तुम्हारे डायनर की ग्रैंड ओपनिंग कब है? अब उसे यकीन हो चला था, लक्ष्मी जानवी से कहीं ज्यादा नरम दिल और सभ्य थी। काम से ज्यादा सेहत जरूरी होती है। चांदनी ने आगे कहा, तुम बहुत कमजोर हो गई हो, हमारे घर में रहते हुए तो तुम इतनी दुबली नहीं थी। तब तो शुभम तुम्हारा बहुत ख्याल रखता था। कमरे में मौजूद हर किसी की नजरें उस पर टिक गईं, कुछ तीखी, कुछ हैरान। चांदनी ने झेंपते हुए हंसी निकाल दी, मैं तो बस सच बोल रही थी। लक्ष्मी का जवाब छोटा और ठंडा था, मैं डाइट पर हूं। डाइट? चांदनी चौंकी, क्यों? पहले तुम ज्यादा खुश और स्वस्थ लगती थी, इतना वजन मत घटाओ, जैसी हो वैसी ही ठीक हो। सिर्फ चांदनी ही नहीं, गुप्ता परिवार के ज्यादातर लोग यही चाहते थे कि लक्ष्मी और वजन न घटाए। वे जानते थे, अगर लक्ष्मी फिर से पहले जैसी हो गई तो वह और भी आकर्षक लगेगी। और गुप्ता परिवार शुभम को छोड़कर मन ही मन चाहता था कि लक्ष्मी और शुभम फिर से एक हो जाएं। आखिर शुभम अवस्थी कॉर्पोरेशन में ऊंचे पद पर था। कहा जाता था कि वहां के सीनियर एग्जीक्यूटिव सालाना लाखों कमाते हैं। हालांकि बात सिर्फ पैसों की नहीं थी, असल लालच तो उस ऐशो आराम का था, जो दिल्ली के सबसे अमीर राणा परिवार से जुड़ने पर अपने आप जीवन का हिस्सा बन जाता। लक्ष्मी, चांदनी ने हिचकिचाते हुए वापस बात शुरू की, क्या तुम अभी किसी को काम पर रख रही हो? मैं फिलहाल बेरोजगार हूं, और इस उम्र में नौकरी ढूंढना आसान नहीं होता। आजकल की लड़कियों से मुकाबला करना मेरे बस की बात नहीं रही। उसने एक पल रुककर जैसे खुद को संभाला, अगर तुम्हें किसी की जरूरत हो तो मैं अच्छा विकल्प हो सकती हूँ। ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस 8,000 महीने का वेतन और रहने खाने की व्यवस्था। बात कहकर उसने अचानक विषय बदल दिया, जैसे अभी जो कहा गया हो वो कोई बड़ी बात ही ना हो। अपनी बेटी की बात को आगे बढ़ाते हुए अनुराधा गुप्ता ने भी फॉर्मर डॉटर इन लॉ से मुखातिब होकर कहा, लक्ष्मी, चांदनी काफी समय से काम पर नहीं है, तुम्हारे लिए अकेले बिजनेस संभालना और सोनू की देखभाल करना आसान नहीं होगा। किसी भरोसेमंद इंसान की जरूरत तो पड़ेगी ही। उन्होंने बात को और पुख्ता करते हुए जोड़ा, चांदनी कोई बाहर की नहीं है, मेहनती है, भरोसे के काबिल है। किसी अनजान को रखने से बेहतर है कि अपने ही घर की लड़की को रख लो, कम से कम नियत का डर तो नहीं रहेगा, और मैं सोनू को संभाल लूंगी। श्रीमती गुप्ता बोली, तुम आराम से अपने काम पर ध्यान दे पाओगी? लेकिन लक्ष्मी समझ रही थी, अगर सोनू अनुराधा गुप्ता के पास रहेगा तो उसे गुप्ता घर जाना पड़ेगा, और वहां शुभम से सामना होना तय था। 10 साल का साथ, एक बेटा, इतिहास यूं ही पीछा नहीं छोड़ता। अनुराधा गुप्ता चाहे तो जानवी जैसी लड़की को पल भर में बाहर कर सकती थी, अगर शुभम ने जरा भी संकेत दिया कि वह लक्ष्मी की ओर फिर झुक रहा है। सच तो यह था कि जिस दिन से वो बिना हुक्म मानने वाली और अशांत लड़की इस घर में आई थी, गुप्ता परिवार ने सुकून का एक दिन नहीं देखा था। जानवी को रसोई का ढंग नहीं आता था, और अगर अनुराधा गुप्ता कुछ कह देती तो आंसू बहने लगते। फिर शुभम और माता पिता के बीच झगड़ा होना तय था। लक्ष्मी ने चेहरे पर कोई भाव लाए बिना कहा, मैं किसी को काम पर नहीं रख रही हूं। सच कहूं तो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकती। 8,000 महीने, वह कोई बड़ी कारोबारी नहीं थी, एक छोटा सा डायनर जहां लागत निकालना ही बड़ी बात थी, मुनाफा तो दूर की बात थी। और सच यह भी था, वह चांदनी को काम पर रखना ही नहीं चाहती थी। मई से सोनू का किंडरगार्टन शुरू होने वाला था। लक्ष्मी अनुराधा की मंशा समझ चुकी थी। वह सोनू को माध्यम बनाकर उसे और शुभम को फिर से पास लाना चाहती थी। जैसे लक्ष्मी दोबारा वही जिंदगी चुन लेगी। उस रास्ते पर वह एक बार चल चुकी थी, अब वह इतनी भोली नहीं थी। तलाक से पहले उसके दिल में शुभम के लिए भावनाएं थीं, लेकिन कड़वे अलगाव ने हर बची खुची भावना को भी जला दिया था। अब शुभम उसके लिए सिर्फ अतीत की एक परछाई था। वह उम्र भर अकेली मां रहना पसंद कर सकती थी, लेकिन शुभम को दोबारा अपनाना कभी नहीं। अब जब लक्ष्मी की एक अमीर मासी थी और उसकी बहन ने भी रईसी में शादी कर ली थी, तो गुप्ता परिवार के सुर बदलने लगे थे। उन्हें सिर्फ अपना फायदा दिख रहा था, बिल्कुल शाह परिवार की तरह, जो हर रिश्ते को पैसों के तराजू पर तौलता था। तुम कैसे अफोर्ड नहीं कर सकती? चांदनी झल्ला गई, तुम्हारे पास पैसे हैं। शुभम ने तलाक में तुम्हें मोटी रकम दी थी, रेस्टोरेंट शुरू करने में इतना खर्चा नहीं आता। उसकी आवाज में खींच साफ थी। मुझे लगता है तुम बस मुझे रखना नहीं चाहती। लक्ष्मी, चाहे कुछ भी हो, हम कभी एक परिवार थे। तुम तभी उसकी मां ने हल्के से उसे कोहनी मारी।
चांदनी अचानक चुप हो गई। आगे के शब्द उसके होंठों पर ही रुक गए। वह लक्ष्मी से हमेशा अपनी बात मनवाती आई थी। उधर माया दादी बिना कुछ कहे मुड़ी और सीधे वॉशरूम की ओर चली गई। अंदर जाकर उन्होंने दरवाजा बंद किया और मोबाइल निकालकर वैभव राणा को फोन लगाया। उधर से कॉल तुरंत उठ गई। क्या हुआ दादी? वैभव की आवाज में हल्की सी मुस्कान थी। माया दादी समझ गई, यह खुशी शनाया शाह की वजह से थी। राणा घराने के पुरुष ऐसे ही होते थे। उनकी दुनिया सिर्फ उनकी पत्नी के इर्द गिर्द घूमती थी। दिल, भावना, चिंता, सब कुछ उसी एक रिश्ते में सिमट जाता था। दिग्विजय का नंबर दे दो, माया दादी ने धीमे लेकिन गंभीर स्वर में कहा। मेरे पास सेव नहीं है और मुझे उससे एक जरूरी बात करनी है। काफी जरूरी? दादी, आप मुझसे भी तो बात कर सकती हैं, वैभव राणा ने हल्की सी झिझक के साथ कहा। दिग्विजय को ढूंढने की जरूरत नहीं है, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। माया दादी की आवाज में सख्ती थी। ज्यादा सवाल मत करो, बस दिग्विजय का नंबर दो। वैभव एक पल के लिए चुप हो गया। दादी के इस लहजे से वह परिचित था। जब वह इस तरह बोलती थी तो मतलब साफ होता था मामला गंभीर है। थोड़ी हिचक के बाद उसने अपने सबसे करीबी दोस्त दिग्विजय का नंबर भेज दिया। फिर भी खुद को रोक नहीं पाया। दादी, हुआ क्या है? आपको दिग्विजय से बात क्यों करनी है? ये तुम्हारे काम का नहीं है, माया दादी ने ठंडे स्वर में कहा। जाओ अपना काम देखो। और इससे पहले कि वैभव कुछ और कह पाता, कॉल कट चुकी थी। फोन को देखते हुए वैभव कुछ पल तक खामोश बैठा रहा। क्या एक सवाल पूछना भी गुनाह हो गया था? उधर माया दादी ने बिना देर किए दिग्विजय का नंबर मिलाया। फोन उठते ही उनकी आवाज में बेचैनी छलक पड़ी। दिग्विजय, बहुत बुरा हो रहा है, सच में बहुत बुरा। वो लोग फिर से लक्ष्मी को परेशान कर रहे हैं। वही पुराने लोग, उसकी एक्स सास और ननद। लक्ष्मी ने डायनर खोला है तो इनकी जलन सहन नहीं हो रही। वे चाहते हैं कि लक्ष्मी रेस्टोरेंट का हक ही छोड़ दे और वो अब पहले जैसी नहीं रही। न वो 200 किलो की औरत है, न इतनी मजबूत कि अकेले सबका सामना कर सके। माया दादी ने एक सांस में सब कह दिया। मैं बूढ़ी हूं दिग्विजय, मैं जमीन पर लेटकर ड्रामा नहीं कर सकती कि उन्हें डरा दूं, इसलिए तुम्हें फोन कर रही हूं। तुम्हारा ऑफिस पास ही है, कुछ सिक्योरिटी भेज दो। दूसरी तरफ से जवाब आने से पहले ही माया दादी ने कॉल काट दी। और फिर दादी धीरे से बुदबुदाई, अगर तुम खुद आए तो तुम्हारी नीयत समझ जाऊंगी, लेकिन सिर्फ गार्ड भेजे तो शायद गलत समझ बैठूं। जिसके बाद फोन को कसकर थामे हुए वह वॉशरूम से बाहर निकली। डायनर में माहौल बदला हुआ था। पता नहीं गुप्ता माँ बेटी ने क्या कहा था, लेकिन लक्ष्मी का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। वह उन्हें बाहर की ओर धकेल रही थी। माया दादी लगभग दौड़ पड़ी। अरे इन्हें अभी मत जाने दो, अगर गुप्ता लोग चले गए तो दिग्विजय कैसे हीरो बनेगा? किस्मत से अनुराधा गुप्ता और चांदनी जाने के मूड में नहीं थी। वे बिना लड़ाई किए लौटने को तैयार नहीं थी। लक्ष्मी, अनुराधा गुप्ता ने मीठे लेकिन चालाक लहजे में कहा, चांदनी की हालत तुम देख ही रही हो। शुभम का घर रेनोवेशन हो रहा है, उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है। तुम ना अपने ऊपर ज्यादा खर्च करती हो ना सोनू पर, ऊपर से तुम्हारी बहन भी तो तुम्हारी मदद करती है। बस 2 लाख उधार दे दो, चांदनी अपना काम शुरू कर लेगी। घबराओ मत, लोन है, वापस कर देगी। आखिर हम परिवार ही तो हैं। अब असली बात सामने आ चुकी थी। वे सचिन रावत के लिए पैसा मांगने आए थे। लक्ष्मी के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उसने जीभ क्लिक की और बोली, परिवार का कार्ड मेरे सामने मत खेलो। मेरी माँ ने सिर्फ मुझे और शनाया को जन्म दिया है, हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। उसकी आवाज सख्त थी। अब यहां से निकल जाओ वरना झाड़ू उठानी पड़ेगी। लक्ष्मी जानती थी अगर उसने खुद इस झगड़े को बढ़ाया तो बात हाथ से निकल जाएगी, चाहे कुछ भी हो। चांदनी ने कहा, मैं सोनू की बुआ हूं, क्या तुम सोनू के बारे में नहीं सोच सकती? तुम सोनू की बुआ हो, लक्ष्मी ने तुरंत काटा। मेरी नहीं, और सोनू अब अपनी मां पर निर्भर है। उसका नाम लेकर मुझे ब्लैकमेल मत करो, अभी निकल जाओ। चांदनी का चेहरा तमतमा गया। तो या तो मुझे पैसे दो या नौकरी, वरना मैं यहां से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह एक टेबल पर जा बैठी। लक्ष्मी का सिर चकरा गया। इतनी बेशर्मी। माया दादी सब चुपचाप देख रही थी। अचानक लक्ष्मी ने मोबाइल निकाला। उसने शुभम का नंबर अनब्लॉक किया। फोन उठते ही वह बिना भूमिका के बोली, शुभम तुरंत आकर अपनी मां और बहन को ले जाओ, ये यहां आकर तुम्हारी और जानवी की बुराई कर रही हैं। मैं अब और नहीं सुन सकती। फोन के उस पार शुभम हक्का बक्का रह गया। क्या ये लोग पैसे मांगने नहीं आए थे? फिर बात उसे और जानवी को कोसने तक कैसे पहुंच गई? पर तभी बाहर कुछ शोर होने लगा। क्या दिग्विजय आएगा? क्या दिग्विजय किस टेस्ट में पास होगा? जानने के लिए बने। अचानक लक्ष्मी ने मोबाइल निकाला। उसने शुभम का नंबर अनब्लॉक किया। फोन उठते ही वह बिना भूमिका के बोली, शुभम तुरंत आकर अपनी मां और बहन को ले जाओ, ये यहां आकर तुम्हारी और जानवी की बुराई कर रही हैं। मैं अब और नहीं सुन सकती। फोन के उस पार शुभम हक्का बक्का रह गया। क्या ये लोग पैसे मांगने नहीं आए थे? फिर बात उसे और जानवी को कोसने तक कैसे पहुंच गई? शुभम गुप्ता ने मोबाइल कान से हटाते हुए धीमी आवाज में कहा, मैं अभी पहुंच रहा हूं, प्लीज मुझे माफ करना लक्ष्मी। कॉल खत्म होते ही उसने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में शर्म, अपराध बोध और थकान तीनों एक साथ थे। कार की चाबियां उठाते हुए वह अपने पिता की ओर मुड़ा। पापा, मां और चांदनी ने फिर लक्ष्मी के ढाबे में हंगामा किया है, चलिए उन्हें वापस ले आते हैं। गुप्ता जी का चेहरा सख्त हो गया। कुछ पल चुप रहने के बाद उन्होंने भारी स्वर में कहा, उनके पास और कोई काम नहीं बचा है क्या? कभी यह परिवार सुकून और आपसी समझ का उदाहरण हुआ करता था, लेकिन अब सब कुछ बिखर चुका था। एक नई बहू के आने के बाद ही अनुराधा गुप्ता और चांदनी को लक्ष्मी की अहमियत समझ आई और अब वे उसी की जिंदगी में जहर घोलने पर उतारू थीं। यह सब न सिर्फ शर्मनाक था बल्कि बेवजह क्रूर भी। रेनोवेशन के बाद मैं तुम्हारी मां और बहन को वापस हमारे शहर ले जाऊंगा, गुप्ता जी ने निर्णयात्मक लहजे में कहा। शहर तभी आएंगे जब बहुत जरूरी होगा। उनका मानना था कि दूरी ही इस समय सबसे बड़ा समाधान है, ताकि नए रिश्तों को सांस लेने की जगह मिले और लक्ष्मी को थोड़ी शांति। शुभम ने कुछ नहीं कहा, उसकी चुप्पी ही उसकी सहमति थी। उधर लक्ष्मी ने जैसे ही अपने एक्स पति से हुई कॉल खत्म की, ढाबे का कांच का दरवाजा जोर से खुला। दिग्विजय भीतर दाखिल हुआ। उसके साथ काले कपड़ों में सुरक्षा गार्डों की पूरी टीम थी। लक्ष्मी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। ये सब अचानक कोने में बैठी माया दादी की आंखों में चमक आ गई और मन ही मन वह बुदबुदाई, अरे वाह, लगती है आज तो पूरी बारात आ गई। दिग्विजय का चेहरा सख्त था, उसकी आंखों में चेतावनी। इन औरतों को भी बाहर निकालो, उसने आदेश दिया। गार्ड्स ने तुरंत कार्रवाई की। ढाबे के बाहर पहुंचते ही दिग्विजय सीधे गुप्ता मां बेटी के सामने जा खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर पड़ा पुराना जख्म और भी डरावना लग रहा था। मैं इस गली की आधी दुकानों का मालिक हूं। उसकी आवाज में ठंडा गुस्सा था। मेरे किराएदार को परेशान करना मेरा अपमान है। अगर दोबारा ऐसा किया तो अंजाम बुरा होगा।
अनुराधा गुप्ता कांप उठी। न नहीं, हम अभी जा रहे हैं। उन्होंने चांदनी का हाथ पकड़ा और लगभग घसीटते हुए कार में बैठ गई। कुछ ही सेकंड में गाड़ी ओझल हो गई। दूर खड़ी जानवी यह सब चुपचाप देख रही थी। दिग्विजय के आते ही वह अपनी कार में छिप गई थी और पूरा दृश्य रिकॉर्ड कर लिया। अब शुभम को समझना चाहिए, उसने मन ही मन सोचा। लक्ष्मी अब उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं रही। गुप्ता माँ बेटी के जाने के बाद दिग्विजय वापस ढाबे में लौटा। गार्ड बाहर ही खड़े रहे। आसपास के दुकानदार और पड़ोसी खिड़कियों से झांकने लगे। इतनी भारी सुरक्षा यहाँ आम बात नहीं थी। किसी को नहीं पता था कि यह जख्मी चेहरे वाला आदमी ही असल मालिक है। लक्ष्मी अब भी कंफ्यूजन में थी। वहीं माया दादी की नजरें बहुत कुछ पड़ चुकी थी। दिग्विजय को पहली बार एहसास हुआ, मैं शायद बेवजह दौड़ा चला आया। माया दादी, वह कोई साधारण बुजुर्ग नहीं थी और लक्ष्मी भी कमजोर नहीं थी। मुझे फंसा लिया गया। यह सोचकर भी दिग्विजय ने अपने चेहरे पर शिकन नहीं आने दी। वह झुका और सोनू के पास गया। सोनू, क्या तुम डर गए हो? उसने मुस्कुराकर कहा और बच्चे को बाहों में भर लिया। चिंता मत करो, मैं आ गया हूं। सोनू ने छटपटाते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश की। लक्ष्मी बस देखती रह गई, शब्द जैसे गले में अटक गए हों। उधर माया दादी कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल हैरान रह गई। उनकी उम्र ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया था, लेकिन यह दृश्य, यह घटनाक्रम उनकी अपेक्षाओं से परे था। खुद को संभालते हुए लक्ष्मी ने धीमे स्वर में पूछा, मिस्टर रावत, आपको कैसे पता चला कि वे यहाँ हैं? दिग्विजय ने सोनू को अपनी बाहों से छोड़ दिया। बच्चा अब भी छटपटा रहा था। इतनी सारी रंग बिरंगी पिनवील देने के बावजूद वह उस 3 साल के मासूम दिल में अपनी जगह नहीं बना पाया था। यह एहसास दिग्विजय को भीतर तक चुप गया। उसे लगा, मैं हर सौदा जीत सकता हूँ, हर जंग लड़ सकता हूँ, लेकिन इस बच्चे का भरोसा नहीं जीत पाया। माया दादी का फोन आया था। उसने शांत स्वर में कहा, उन्होंने बताया कि आपकी एक सास और ननद यहाँ हंगामा कर रही हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि मैं सुरक्षा के साथ हूँ। मुझे चिंता थी कि कहीं सोनू डर न जाए या दादी को कोई नुकसान न पहुंचा दें। उसकी निगाहें एक पल के लिए सोनू पर ठहर गईं। आप दोनों ठीक तो है ना? लक्ष्मी जैसे अचानक किसी और दुनिया से लौटी हो। अब उसे सब समझ आ गया था, इसीलिए दिग्विजय इतनी अप्रत्याशित तरह से यहाँ पहुंचा था। माया दादी ने ही उसे बुलाया था और यह स्वाभाविक भी था। आखिर रावत कॉर्पोरेशन यहीं पास में थी। बिना ज्यादा सोचे लक्ष्मी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, उनमें शर्म नाम की चीज नहीं है, लेकिन मैं उनसे डरती नहीं हूं। मैं तो उन पर गोबर वाला पानी फेंकने ही वाली थी। बस आप समय पर आ गए। उसने ईमानदारी से सिर झुकाया। वैसे शुक्रिया रावत साहब, दिग्विजय ने गंभीरता से जवाब दिया। जरूरी यह है कि आप सुरक्षित हैं। अगर वे दोबारा आईं तो सीधे भगा दीजिए। ऐसे लोगों से बहस करके अपनी ऊर्जा मत कमाइए। लक्ष्मी चाहती तो अनुराधा गुप्ता और चांदनी की शिकायत पुलिस में कर सकती थी, लेकिन वे तो सिर्फ शोर मचाने और पैसे मांगने आई थी। कानून को बीच में लाने की जरूरत नहीं थी। माया दादी, लक्ष्मी, दिग्विजय ने घड़ी की ओर देखते हुए कहा, मुझे अब ऑफिस लौटना होगा। अगर जरूरत पड़े तो तुरंत फोन कीजिए। मैं यहाँ सुरक्षा और बढ़वा दूंगा ताकि दोबारा ऐसा न हो। और यूं ही 10 मिनट से भी कम समय में वह चला गया। लक्ष्मी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि माया दादी ने दिग्विजय के मन को टटोलने की कोशिश की थी। जैसे ही सुरक्षा टीम के साथ दिग्विजय उजल हुआ, लक्ष्मी ने दादी की ओर देखा। माया दादी हल्की हंसी के साथ बोली, ये दिग्विजय रावत सच में बहुत अच्छे मकान मालिक हैं। मानना पड़ेगा तुम यह जगह सिर्फ भीड़ भाड़ की वजह से नहीं चुनी थी, बल्कि इसलिए भी कि आसपास इतने ऑफिस हैं रावत कॉर्पोरेशन जैसे। यहाँ मेहनत की रोटी मिल सकती है। फिर आंखों में शरारत लिए उन्होंने जोड़ा, उन्हें सिर्फ मुनाफे की परवाह नहीं है, वे अपने किराएदारों का ख्याल भी रखते हैं। इस गली का आधा हिस्सा दिग्विजय का था, लेकिन बाकी दुकानदारों को यह तक पता नहीं था कि उनका असली मालिक कौन है, और यह भी नहीं कि वे किसकी सुरक्षा में है। माया दादी यह सब जानती थी, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। दिग्विजय और लक्ष्मी के बीच अभी कोई प्रेम नहीं बन पाता। दादी ने तय किया, देखते हैं वक्त किस करवट बैठता है। ऑफिस लौटते ही दिग्विजय ने अपने सबसे अच्छे दोस्त को फोन मिला दिया। वैभव, तुम्हारी दादी क्या कर रही हैं? उसने खींची हुई आवाज में कहा। वो बूढ़ी महिला किसी से कम नहीं है। वो दोनों औरतों को अकेले ही संभाल सकती थी। फिर मुझे क्यों बुलाया? वैभव राणा कुछ पल चुप रहा। जरा साफ साफ बताओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दादी ने तुम्हें क्यों बुलाया और तुम किससे मिले? तुम्हारी साली की फॉर्मर मदर इन लॉ और ननद दीप्ति में तमाशा करने आ गई थी, दिग्विजय ने कहा। दादी ने मुझे फोन किया। अजीब बात यह है कि आज वो बिल्कुल मेरी दादी जैसी लग रही थी। जिस नजर से वो मुझे देख रही थी कुछ अलग था। अब वैभव को सब समझ आने लगा। उसकी दादी ने जरूर कुछ महसूस किया था और दिग्विजय के इरादे परख रही थी। और फिर बिल्कुल सामान्य लहजे में वैभव बोला, दादी ने बुलाया था तो तुम किसी गार्ड को भेज सकते थे। क्या तुम सच में काम छोड़कर 2 औरतों से निपटने खुद पहुंच गए? मैं अकेला नहीं गया, दिग्विजय ने कहा। ऑफिस से पूरे 12 सुरक्षा गार्ड लेकर गया था। यह सुनकर वैभव हंस पड़ा। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? दिग्विजय ने भी हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, है ना? पर फिर दिग्विजय ने उलझन भरी आवाज में कहा, वैभव, तुम्हारी दादी आखिर करना क्या चाहती है? क्या उन्हें लगता है कि मेरे मन में लक्ष्मी के लिए कुछ है? सच कहूं तो मुझे सिर्फ सोनू की परवाह है, बस उसी की। फोन के उस पार वैभव राणा हल्का सा मुस्कुराया। अपने सबसे अच्छे दोस्त की यह हड़बड़ी, इतनी सफाई देना अपने आप में बहुत कुछ कह जाती थी। वैभव दादी को अच्छी तरह जानता था। माया दादी की नजर इन मामलों में बेहद पैनी थी। अगर उन्हें दिग्विजय के मन में जरा सी भी दिलचस्पी न दिखी होती तो वे कभी इस कदर की परीक्षा लेने की कोशिश नहीं करती। वैभव को अतीत के कई दृश्य याद आ गए। कैसे किस्मत बार बार दिग्विजय और लक्ष्मी को आमने सामने ले आती थी। दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में जहां रोज लाखों लोग एक दूसरे से टकराते भी नहीं, वहीं ये दोनों बार बार मिल जाते थे। अगर इसे तकदीर नहीं कहेंगे तो फिर क्या? वैभव ने जानबूझकर हल्के फुल्के लहजे में कहा, मुझे भी सोनू बहुत प्यारा लगता है। तुम्हें मेरी साली पसंद है या नहीं, ये तुम्हारा निजी मामला है। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन हाँ, मैं यही चाहता हूं कि तुम्हारी भावनाएं सिर्फ सोनू तक सीमित रहें। मैं नहीं चाहता कि तुम उसकी मां की वजह से दुकान के चक्कर लगाओ। दिग्विजय समझ गया, वैभव सिर्फ दोस्त नहीं था, वह अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर भी सजग था। वैभव जानता था कि दिग्विजय जैसा इंसान उसकी साली के लिए सही नहीं होगा, खासकर दिग्विजय की मां की जैसी सास के रहते। लक्ष्मी तलाकशुदा थी और भले ही वह अविवाहित होती तब भी दिग्विजय की मां उसे कभी दिल से स्वीकार नहीं करती। बिल्कुल, दिग्विजय ने तुरंत कहा, सब कुछ सोनू के लिए ही है। मुझे उस बच्चे से सच में लगाव है। तुम्हें क्या लगता है मैं यूं ही लक्ष्मी में दिलचस्पी ले रहा हूं? उसने एक पल रुक कर जुड़ा। अगर मैंने कभी लक्ष्मी की फिक्र की भी तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वह सोनू की मां है। फिर गंभीर स्वर में बोला, वैभव, अपनी दादी से कह देना कि मेरे लिए रिश्ते तय करने की कोशिश न करें। वैभव हंस पड़ा। क्या मेरी दादी कोई गॉडेस ऑफ लव है?
तुम लोग ऐसे घबरा जाते हो जैसे वो अभी धनुष बाण लेकर तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगी। चिंता मत करो, दादी अपने पोतों को संभालने में ही व्यस्त हैं। पोते के दोस्तों की बारी अब भी नहीं आई है। फिर उसने हल्के व्यंग्य के साथ जुड़ा, वैसे जगन बख्शी ने मुझसे कहा था कि मैं करण जिंदल के लिए कोई लड़की ढूंढूं। अगर दादी ने मेरी शादी न करवाई होती तो मैं भी किसी के मामलों में दखल नहीं देता। दादी ने मेरी जिंदगी सेट कर दी, तभी तो अब लोग उनसे उम्मीदें लगाने लगे हैं। कह रहे थे दादी को तो बाकायदा एक मैरिज ब्यूरो खोल लेना चाहिए। सोचो, अगर दिग्विजय जैसे 30 के पार कुंवारे को सेट कर दिया तो रावत परिवार इनाम में क्या क्या देगा। दिग्विजय कुछ पल चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, माया दादी दिल से बहुत जवान है। आज जो उन्होंने किया उसने मुझे सच में चौंका दिया। वह यह नहीं बता पाया कि क्यों वह दादी से नजरें चुराने लगा था। अंदर कहीं एक अजीब सा अपराध बोध सिर उठा रहा था। चलो बस इतना ही कहना था, उसने बात समेटते हुए कहा। आज मन हल्का करना जरूरी था। आज रात डिनर नहीं, वैभव ने सहजता से जवाब दिया। मेरी पत्नी मेरे लिए घर का खाना भेज रही है। इन दिनों पेट ठीक नहीं रहता तो वो खुद मेरा पूरा ध्यान रख रही है, जैसे कोई नर्स। उसके स्वर में छिपा गर्व दिग्विजय से छिपा नहीं रहा। दिग्विजय ने बिना कुछ कहे कॉल काट दी। तो क्या हुआ अगर वैभव की शादी हो गई है? अगर मैं चाहूं तो मैं भी शादी कर सकता हूं। ऐसा दिखाता है जैसे बाकी दुनिया में किसी की किस्मत ही नहीं। शाम 4 बजे के थोड़ी देर बाद वैभव राणा अपने सुरक्षा घेरे के साथ ऑफिस से निकला और सीधे दिल्ली स्कूल की ओर बढ़ गया। बुक शॉप के बाहर अंकुश की कार खड़ी थी, लेकिन चारों टायर पूरी तरह पिचके हुए। जो भी उधर से गुजरता एक नजर में समझ जाता कि कुछ गड़बड़ है। अंकुश टो ट्रक बुलाना चाहता था, लेकिन दिन दहाड़े यह सब करवाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसे डर था अगर शनाया शाह ने देख लिया तो क्या सोचेगी। उसने तय किया कि दुकान बंद होने के बाद ही कार हटवाएगा और टायर बदलवाएगा। जब वैभव बुक शॉप पहुंचा तो वहां पर एक शख्स पहले से ही मौजूद थी, जिसे देखते ही शायद पहली बार वैभव जरा सा भी असहज महसूस किया, बल्कि उल्टा एक मुस्कुराते हुए उसके करीब चला गया। पर हाँ, वैभव के कारण वो जरूर असहज हो गई। आखिर कौन है दुकान में, जानने के लिए दुकान के अंदर जाते ही वैभव महसूस किया कि अनिका पहले से ही वहां मौजूद थी। तुम आ गए अनिका, वैभव ने कहा। अब उसके मन में वह पुरानी असहजता नहीं रही थी। कुछ मुलाकातों के बाद दोनों के बीच रिश्ते का वह अटपना सा सन्नाटा टूटने लगा था। कम से कम अब वे ससुराल के कजिन की तरह एक दूसरे से सामान्य ढंग से बात कर पा रहे थे। वैभव राणा के मन में इस स्थिति को लेकर कोई भ्रम नहीं था। भले ही अनिका उम्र में उससे कुछ साल छोटी थी, लेकिन वह शनाया शाह की बड़ी कजिन थी। उस रिश्ते ने अपने आप ही एक सीमा खींचती थी, इसलिए उसे बड़ी बहन मानने में वैभव को कोई झिझक नहीं थी। अनिका ने सहज स्वर में कहा, मैं शनाया को लेने आया हूं। तुम काम छोड़कर यहां आ गए हो? अनिका ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। काम निपटाकर जल्दी निकल आया हूं, वैभव ने धीमे स्वर में जोड़ा। कोई कुछ नहीं कहेगा। अनिका ने होंठ दबा लिया। राणा कॉर्पोरेशन का मालिक खुद वैभव था। उसके फैसलों पर सवाल उठाने की किसी की हैसियत नहीं थी। अगर वह पूरा महीना छुट्टी ले ले तब भी कोई उंगली नहीं उठा सकता था। फिर कुछ घंटे पहले निकल आना तो कोई बात ही नहीं थी। मिस्टर राणा बहुत व्यस्त आदमी हैं, अनिका ने मजाकिया लहजे में कहा, लेकिन शनाया से ज्यादा जरूरी उनके लिए कुछ भी नहीं। यह कहते हुए उसके मन में एक सच्चाई साफ हो चुकी थी। पहले वह सोचती थी कि वैभव के पास समय नहीं होता, इसलिए वह कभी उससे मिलने नहीं आया। अब समझ आ गया था, मसला समय का नहीं था, दिलचस्पी का था। अगर वैभव को वह पसंद होती तो वह समय निकाल ही लेता, चाहे कितना भी व्यस्त क्यों न हो। इस एहसास के साथ अनिका का मन हल्का हो गया। वैभव निस्संदेह एक असाधारण पुरुष था, लेकिन वह खुद भी किसी से कम नहीं थी। बस वह उसकी किस्मत नहीं थी, और यह स्वीकार करना अब उसे दुख नहीं दे रहा था। जिंदगी में आगे और भी रास्ते थे, कहीं ना कहीं कोई उसके लिए भी बना होगा। शनाया कहाँ है? वैभव ने पूछा। तुम्हारा पेट इन दिनों ठीक नहीं रहता, अनिका ने बताया, इसलिए वह तुम्हारे खाने का ख्याल रखने के लिए खुद रसोई में लगी है। उसने सोचा था कि खाना पैक करके तुम्हारे पास भिजवाएगी, लेकिन तुम खुद आ गए तो कम से कम उसे आने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फिर अचानक उसने भौहें चाही। वैसे तुम खाली हाथ आ गए? मिलने आते समय कुछ तो लाना चाहिए था। यह कैसी तमीज है? वैभव कुछ पल के लिए निशब्द रह गया। अनिका को उसका यूं हक्का बक्का होना मजेदार लगा। वह मुस्कुरा उठी। असल में वैभव जैसे सख्त और अनुशासित आदमी के साथ सिर्फ शनाया ही सहज रह सकती थी, क्योंकि शनाया औपचारिकताओं की परवाह ही नहीं करती थी। उसी वक्त जैस्मीन उठी और भीतर की ओर चली गई। रसोई में शनाया खुद खाना बना रही थी, सिर्फ इसलिए ताकि वैभव को उसका पूरा ध्यान मिल सके। आज जल्दी काम खत्म कर लिया? शनाया ने मुस्कुराते हुए कहा। स्टोव पर सूप चला है, बस थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा। जैसे ही शनाया रसोई से बाहर आई, वैभव ने अनजाने में राहत की सांस ली। सच तो यह था कि अनिका के सामने उसे थोड़ा दबाव महसूस होता था। वह न तो उसकी खुशामद करना चाहता था, न ही रूखा लगना, क्योंकि अगर अनिका ने कुछ उल्टा सीधा शनाया से कह दिया तो हालात बिगड़ सकते थे। तुम दोनों बातें करो, अनिका ने तुरंत कहा। मैं रसोई में मदद कर देती हूँ। फिर वह शनाया के करीब झुकी और धीमे स्वर में फुसफुसाई, वैभव तुमसे सच में बहुत प्यार करता है। दिखावा छोड़ो और उसकी कदर करना सीखो। अगर तुमने उसे संभाल लिया तो दिल्ली की सबसे खुशकिस्मत औरत तुम ही बनोगी। यह कहते हुए अनिका के चेहरे पर सच्ची तसल्ली थी। अब जबकि वैभव ने उसे कजिन इन लॉ के रूप में स्वीकार कर लिया था, वह दिल से उसके बारे में अच्छी बातें कह पा रही थी, बिना किसी कड़वाहट के। और वह रसोई में चली गई। हालांकि उसे अच्छी तरह पता था कि एक वारिस होने के नाते उसका किचन हाथ बटाना ज्यादा उपयोगी नहीं होगा। आखिरकार वह बस वहीं खड़ी रह गई, जैस्मीन और गायत्री शर्मा को खाना बनाते हुए देखती हुई। अनिका के जाते ही वैभव ने हल्की घबराहट के साथ पूछा, उसने तुमसे क्या कहा? मेरे बारे में कुछ बुरा तो नहीं? शनाया ने उसके लिए कुर्सी खिसकाई, फिर काउंटर के पीछे जाकर अपने औजार समेटते हुए बोली, उसने कहा कि तुम बहुत काबिल आदमी हो और मुझे तुम्हारी कदर करनी चाहिए। उसका मानना है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मुझे बाद में पछताना पड़ेगा। उसने वैभव की ओर देखा। हर बार अनिका के बारे में बुरा मत सोचा करो। सच कहूं तो उसने आज तक तुम्हारे खिलाफ मुझसे कुछ नहीं कहा। वैभव को यह सुनकर थोड़ी हैरानी हुई। असल में उनके मनमुटाव से पहले भी अनिका हमेशा वैभव का पक्ष लेती रही थी। जिस तरह से वह उसके बारे में बात करती थी, उसे साफ झलकता था कि उसकी नजर में वैभव वाकई खास है, और शायद वह सच भी था। शनाया ने वर्षों तक वैभव पर भरोसा किया था, यह मानकर कि वह पूरी जिंदगी उसके साथ खड़ा रहेगा। उसकी पहचान छुपाने की बात पर अनिका ने उसे नाराज होने की सलाह दी थी, लेकिन सिर्फ कुछ दिनों के लिए, क्योंकि अगर उसने उस नाराजगी को ज्यादा खींच दिया तो शायद वह भविष्य में उसे खो देने का अफसोस करती। और यह सोच शनाया के दिल में धीरे धीरे घर करने लगी।
अचानक उसी पल वैभव को एहसास हुआ उसने अनिका को पूरी तरह गलत समझा था। बाहर जो गाड़ी खड़ी है जिसके टायर पंक्चर हैं वो अंकुश की है? वैभव ने पूछा। हाँ, शनाया ने संक्षिप्त जवाब दिया। वैभव ने जेब से फोन निकाला। मैं ट्रैफिक पुलिस को फोन करता हूँ, वो गाड़ी वहां खड़ी होकर रास्ता रोक रही है, टो हो जानी चाहिए। शनाया के होंठों पर व्यंग्य भरी मुस्कान आ गई। वो 2 बार चुपचाप आकर गाड़ी देख चुका है, शायद इंतजार कर रहा है कि मैं यहां ना रहूं तब टो ट्रक बुलाए। चोरों जैसी हरकतें करता है। फिर उसने लहजा बदलते हुए कहा, वैसे तुम्हें बता दूं, मेरी एक कजिन ने प्लास्टिक सर्जन से अपॉइंटमेंट ले लिया है। वैभव ने भौहें चढ़ाई। किस लुक के लिए? शनाया की आंखों में शरारती चमक उभर आई। वो मेरी तरह दिखना चाहती है, मेरी जगह लेना चाहती है। फिर वह हल्के से हंसी। अगर उसे किसी और की नकल करने का इतना शौक है तो क्यों ना वो मेरी सबसे बड़ी कजिन जैसी दिखे। वो मुकेश की बहन है, शादीशुदा। यह सोचकर ही शनाया को अजीब सी संतुष्टि मिली। अगर हर्षिता ने मुकेश की बहन का पूरा चेहरा अपना लिया तो क्या होगा? उसकी बड़ी कजिन और उसका पति क्या सोचेंगे? पूरा शाह परिवार हिल जाएगा। तुम्हारी सबसे बड़ी कजिन का नाम क्या है? वैभव ने गंभीरता से पूछा। मैं जगन बख्शी को बता देता हूं, अगर हमें उसकी फोटो मिल जाए तो हर्षिता को बिल्कुल वैसा ही बनाया जा सकता है। शनाया ने नाम बताया। अगले ही पल वैभव ने मैसेज भेज दिया। कुछ ही सेकंड में जगन का वॉइस नोट आया। वैभव, तुम फिर से जल्दी ऑफिस से निकल आए? वैभव ने सपाट स्वर में कहा। हाँ, कोई दिक्कत है? मुझे लगा तुम सब खुश हो गए। दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। सब लोग वैभव की गैर मौजूदगी में खुश होते थे, लेकिन जगन नहीं। वो भी तो चाहता था कि कभी कभी वह भी जल्दी घर जाए, जैस्मीन के साथ वक्त बिताने। हालांकि वह खुश था कि वैभव और शनाया के बीच सब ठीक हो चुका है, तूफान गुजर चुका था। 2 दिन बाद फ्री हो? शनाया ने अचानक पूछा। क्यों? वैभव ने ध्यान से उसकी ओर देखा। अगर तुम्हें कुछ चाहिए सीधे कहो, मैं हर वक्त तुम्हारे लिए उपलब्ध हूं। शनाया ने गहरी सांस ली। वीकेंड पर काम नहीं करते तुम मेरे साथ मेरे मायके चलो। मैंने ईंटों और बजरी के ट्रक बुक किए हैं। माँ पापा के घर के सामने उतरेंगे ताकि सबको पता चले कि मैं और मेरी बहन लौट रहे हैं घर की मरम्मत के लिए। वैभव कुछ कह पाता उससे पहले ही वह बोलती चली गई। माया दादी ने बताया है कि मेरे दादा और बाकी रिश्तेदार उन्हें परेशान कर रहे हैं। इन लोगों में जरा भी शर्म नहीं बची। उन्हें लगता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनके धंधे और नौकरियां चली गई हैं। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। हम पहले माँ पापा के घर से शुरुआत करेंगे। अब हम वो घर वापस लेने वाले हैं। जैसे ही खबर फैलेगी दादा और बाकी सब भागे भागे लौट आएंगे। मुझे पता है वो घर आसानी से नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अब समझौते का वक्त खत्म हो चुका है। अब मामला कोर्ट तक जाएगा। शाह परिवार हद से ज्यादा आगे बढ़ चुका था। शनाया कब से सोच रही थी कि उनका ध्यान कैसे मुड़ जाए, और माँ पापा का घर सबसे सही शुरुआत था। अब वह पीछे नहीं हटेगी। वैभव की आंखों में आत्मविश्वास की चमक उभर आई। उसे पूरा यकीन था शनाया की योजना सफल होगी। ठीक है, उसने शांत लेकिन ठोस स्वर में कहा, इस वीकेंड मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और काफी वक्त हो गया है जब तुम अपने माता पिता की यादों के पास भी नहीं गई। इस बार मैं भी तुम्हारे और तुम्हारी बहन के साथ चलूंगा। शनाया ने उसकी ओर देखा। उस पल उसे महसूस हुआ वह इस लड़ाई में अकेली नहीं है, और यह बात अब सिर्फ जमीन जायदाद की नहीं रह गई थी। यह सम्मान, स्मृतियों और अपनों की आखिरी निशानियों की लड़ाई बन चुकी थी। शाह परिवार ने चालाकी से वैभव राणा के ससुराल वालों यानी शनाया शाह के माता पिता की अस्थियों को कहीं और रख कर दिया था। न शनाया को इसकी खबर थी, न उसकी बहन को। उद्देश्य साफ था, दोनों बहनों को अपने ही माता पिता की अस्थियों को बहाने से रोकना, और साथ ही अंकुश पर दबाव बनाना कि वह बेटे की तरह रस्में निभाए। अगर अंकुश ऐसा करता तो कानूनी रास्ते से शनाया के माता पिता की संपत्ति पर दावा ठोकना आसान हो जाता। माता पिता का जिक्र आते ही शनाया का चेहरा बुझ गया। आंखों में एक पल के लिए वो पुराना दर्द उतर आया जिसे वह अक्सर मुस्कान के पीछे छुपा लेती थी। वैभव ने उसके हाथ अपने हाथों में कसकर थाम ली। उसकी आवाज में गहराई और यकीन था। तुम्हारे माता पिता जहां भी होंगे, ऊपर से तुम्हें और तुम्हारी बहन को यूं मजबूती से आगे बढ़ते देखकर गर्व महसूस कर रहे होंगे। शनाया की आंखों में नमी चमकी, लेकिन स्वर में दृढ़ता थी। जो कुछ भी मेरे माता पिता का है मैं सब वापस लेकर रहूंगी। वैभव की आंखों में आत्मविश्वास की चमक उभरी। और मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं देश के सबसे अच्छे वकील खड़े करूंगा। इस लड़ाई में उन्हें जीतने नहीं देंगे। शनाया ने बिना हिचक से हिला दिया। यह सिर्फ वादा नहीं था, यह एक युद्ध की घोषणा थी। तभी अचानक गला साफ करने की आवाज आई। अनिका ने आगे बढ़ते हुए दोनों की ओर देखा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन नजरें बहुत कुछ कह रही थीं। शानू, मेरा मतलब है शनाया। उसने आदतन पुराना संबोधन पकड़ लिया। मम्मी का फोन आया था। उन्होंने कहा है कि तुम मेरे साथ घर चलो, हमें उस प्रोग्राम की तैयारी शुरू करनी है। फिर उसने वैभव की ओर रुक किया। शनाया ने आपके लिए जल्दी डिनर बना दिया है, खाना तैयार है, आप यहीं खाएंगे या पैक करवा दूं? वैभव ने नजर उठाकर शनाया को देखा, जैसे उसकी अनुमति चाहता हो। चलो, जाने से पहले साथ में खाना खा लेते हैं, मैं भी साथ चलूंगा। शनाया जानती थी जब वह आसपास होती है तो वैभव ठीक से खाता है। उसकी सेहत लौटाने के लिए वह दिन में 3 वक्त खुद खाना बनाती थी। प्रोग्राम में वैसे भी ठीक से खाने का मौका नहीं मिलेगा। अनिका ने बात आगे बढ़ाई और मेज सजा दी। कपड़े से उसे पोंछते हुए बोली, वैसे शनाया, तुम इस वीकेंड अपने होम टाउन जा रही हो ना? अगर बुरा ना मानो तो क्या मम्मी और मैं भी साथ चल सकते हैं? उसकी आवाज में उत्सुकता झलक रही थी। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरी मौसी कहाँ रहती थी, और मम्मी भी चाहेंगी। वो बहुत समय से वहां जाना चाहती है, अपनी बहन के आखिरी पलों के बारे में जानने और तुम्हारे बचपन के बारे में जानने। शनाया की मां के जाने के बाद उनके गोद लिए हुए माता पिता ने बीमे की बड़ी राशि अपने पास रख ली थी और फिर शनाया और लक्ष्मी से हर तरह का संपर्क तोड़ दिया था। फिर भी सच्चाई यही थी कि उन्होंने ही शनाया की मां मेघना को पाला था। माधुरी कुछ भी हो उनके प्रति आभारी थी। अगर उनका सहारा न मिला होता तो शायद मेघना बड़ी ही ना हो पाती, और न ही शनाया व लक्ष्मी जैसी 2 भतीजाओं इस दुनिया में होती जो आज उस खोई हुई बहन की याद को जिंदा रखे हुए थी। शनाया ने हल्की सांस ली। बिल्कुल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। माधुरी मौसी भी कह रही थी कि वो मेरे साथ होम टाउन चलना चाहती हैं, शायद आखिरी बार, पर उसके बाद बीच में ही छूट गई। नए साल के कुछ ही दिनों बाद वैभव से जुड़ा वह सारा तूफान खड़ा हो गया था। रिश्तों की दरारें, लोगों की चिंता, सब कुछ एक साथ। होम टाउन जाने की योजना यूं ही टलती चली गई। अनिका ने गंभीर होकर कहा, मैंने सुना कि तुमने वैभव से क्या कहा, संपत्ति का मामला जितनी जल्दी हो सुलझा लो उतना बेहतर है, और याद रखना अगर कभी किसी मदद की जरूरत पड़े तो हमें बताना। शनाया ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, जरूरत पड़ी तो जरूर बताऊंगी। अनिका हंस पड़ी और थोड़ी खींच के साथ, तुम हमेशा यही कहती हो, लेकिन कभी मुझे शामिल ही नहीं करती।
हर बार अकेले ही सब निपटा लेती हो। उसके जहन में वह दिन कौंध गया जब शनाया ने पूरी टीम के साथ शुभम गुप्ता के घर पर धावा बोल दिया था। जस्मीन ने तब पूछा था क्या अनिका को भी बुलाए, और शनाया ने उसे बताया तक नहीं। अनिका को आज भी लगता था जिंदगी का सबसे रोमांचक तमाशा उसने मिस कर दिया। जिसके बाद अचानक से किसी ने शनाया को जोर से अपने बाहों में ले लिया, जिसे देखते ही अचानक वैभव की भौहें सिकुड़ने लगी और वो जैसे हैरान होने लगा। आखिर कौन है वो जो कि शनाया